थ्री बकेट स्ट्रैटेजी बड़ा सिंपल टर्म्स में ये है कि जो पैसा अभी तुरंत चाहिए वो अपनी जेब में रखिए। अपने पैसे को अगर आप बकेट में डिवाइड नहीं करेंगे कि तुरंत चाहिए होगा, थोड़े दिन के बाद चाहिए होगा, बहुत दिन बाद तक नहीं चाहिए होगा, ये पहला स्टेप है। इन्वेस्टमेंट की सारी गलती की बुनियाद यही होती है कि आप अपना एक्सपेक्टेशंस कुछ और रखते हैं और उसका कोई आधार नहीं होता और आप निराश होते हैं। नमस्कार और निवेश का बड़ा सवाल के इस ब्रांड न्यू एपिसोड में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। एक नया एपिसोड और एक नया टॉपिक, और आज बात एक ऐसी स्ट्रैटेजी की जो आपके रिटायरमेंट प्लानिंग को और भी ज्यादा मजबूत आधार दे सकती है। हम बात कर रहे हैं बकेट स्ट्रैटेजी की। बकेट स्ट्रैटेजी होता क्या है, आज इसी को डिटेल में समझेंगे, आसान भाषा में समझेंगे, और हमारे साथ होंगे वैल्यू रिसर्च के सीईओ धीरेन्द्र कुमार। स्वागत है धीरेन्द्र। धन्यवाद आप। सबसे पहले तो मेरे लिए ये शब्द उतना ही नया है जितना दर्शकों के लिए भी है। ये हम सबसे पहले तो यही समझना चाहते हैं, बकेट स्ट्रैटेजी है क्या? ये थ्री बकेट स्ट्रैटेजी बस एक फैंसी नाम है जी, वही जो किसी भी आम आदमी को जो कि बेसिक समझदारी एक्सरसाइज करता है पैसे के मामले में, उसको हमेशा ही करना चाहिए। और हो सकता है कि ये मैं आपको ये थ्री बकेट स्ट्रैटेजी लगकर आपको लग रहा हो कि कोई बड़ा साइंटिफिक मेथड आने वाला है, ऐसा नहीं है जी। बल्कि मुझे तो लगता है कि हर एक घर में गृहिणी, माँ, दादी ये करती है जी। थ्री बकेट स्ट्रैटेजी बड़ा सिंपल टर्म्स में ये है कि जो पैसा अभी तुरंत चाहिए वो अपनी जेब में रखिए। ठीक है। 1 दिन, 4 दिन, 7 दिन, 10 दिन आप कहीं कुछ खरीदने जा रहे हैं, खरीदने की सोच रहे हैं, बच्चों का यूनिफॉर्म लेना है, कुछ किताब खरीदना है, वो पैसा आपके हाथ में होना चाहिए जी। पैसा जो 1-2 साल के बाद जरूरत पड़ेगा, लेकिन जरूर पड़ेगा, उसको अलग तरीके से ट्रीट करना चाहिए। और वो पैसा जो आपके भविष्य में कभी काम आएगा, जिसकी अभी बड़ी जरूरत नहीं पड़ेगी, वो आपका तीसरा बकेट है। वो पैसा आपको अलग तरीके से लगाना। और ये तीनों पैसे अलग ज़रूरत के लिए हैं। अपने जब भी आपको पैसे की ज़रूरत हो, क्योंकि मैं आमतौर पे देखता हूँ कि ये इस बेसिक समझ में जी आमतौर पे लोग मुझसे सलाह मांगने आते हैं और मैं पूछता हूँ कि आपको कब इस पैसे की ज़रूरत पड़ेगी, तो वो बोलते हैं कि कभी भी पड़ सकती है। तो कभी भी तो आपको कुछ पैसे की ज़रूरत पड़ेगी, सारे पैसे की तो ज़रूरत पड़ेगी नहीं जी। तो इसका आकलन करना आपके लिए ज़रूरी है, क्योंकि इस पर आपका निवेश निर्भर करता है। आप कितना रिस्क ले सकते हैं, कितना ऊपर नीचे जा सकता है, उसको आप कितना आसानी से झेल सकते हैं, ये इसी बात पर निर्भर करता है कि ये किस बकेट का पैसा है। अपने पैसे को अगर आप बकेट में डिवाइड नहीं करेंगे कि तुरंत चाहिए होगा, थोड़े दिन के बाद चाहिए होगा, बहुत दिन बाद तक नहीं चाहिए होगा, ये पहला स्टेप है। इसको कहा जाता है कि इसके बारे में हमेशा ये माना जाता है कि रिटायरमेंट की प्लानिंग में इस स्ट्रैटेजी का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। ऐसा क्यों? रिटायरमेंट में ही नहीं बल्कि हमेशा ही इसकी ज़रूरत है। रिटायरमेंट में खासकर ज़रूरत है, क्योंकि वो एक ऐसी स्थिति आपकी बनती है जिस समय आपको अपने ज़िंदगी भर के जमा पूंजी से ही आपको आमदनी का इंतज़ाम करना है। अगर आपको पेंशन नहीं मिलता है जी, आपके पास कोई दूसरे आमदनी का जरिया नहीं है, आप रिटायर करते हैं और उसके बाद अगर आप ज़िंदगी भर काम करते हैं, तो जो ज़िंदगी काम करने के समय बचाए हुए जमा पूंजी से ही आपको आमदनी डिराइव करना पड़ेगा। और इसमें थ्री बकेट स्ट्रैटेजी बहुत काम आता है, क्योंकि जब आपकी आमदनी रुकती है, बंद होती है, तब आप बड़े चिंतित हो जाते हैं पैसे के बारे में, क्योंकि आपका जो मानसिक स्थिति है वो बिल्कुल बदल जाता है। जब हर महीने घर में पैसा आता है और अगले महीने से नहीं आएगा, तो उस समय आप अपने पूरे पैसे के बारे में बराबर तरीके से चिंतित हो जाते हैं कि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पैसा है, इसको छेड़ना नहीं चाहिए। वहाँ पे थ्री बकेट स्ट्रैटेजी की ज़रूरत है कि सब पैसे की ज़रूरत आपको कल नहीं है जी। अधिकतर पैसा आपका ज़िंदगी भर रहेगा, कुछ पैसा आपको 1-2 साल 3 साल के अंदर आपको चाहिए होगा, जो आपकी आमदनी की ज़रूरत है। कुछ पैसा होगा जो कि आपको तुरंत ज़रूरत है, इस महीने का खर्चा है, कोई ज़रूरी खर्चा है। तो ये बकेट स्ट्रैटेजी आपको एक बैलेंस मेंटेन करने में बहुत मदद करता है, क्योंकि रिटायरमेंट के बाद लोगों को लगता है कि आप रिटायर कर गए और आपका इन्वेस्टमेंट भी रिटायर कर जाना चाहिए, अब आपको रिस्क नहीं लेना चाहिए, अब आपको फिक्स्ड डिपॉजिट में करना चाहिए। इससे बड़ा नुकसान होता है, क्योंकि अगर आप कंप्लीटली रिस्क अवर्स हो गए तो आपका पैसा महंगाई दर को भी कुछ साल बीट नहीं करेगा और आपका पैसा एक तरह से कम होता जाएगा, और ज़रूर कम होगा अगर आप उससे मिलने वाला जो ब्याज है वो आप उसकी खपत हो जाती है। अच्छा सर, अगर कोई रिटायर्ड व्यक्ति इस स्ट्रैटेजी को अपनाना चाहे अपने लिए, तो अपने पैसों को इन बकेट्स में कैसे बांटना चाहिए ताकि उसको अच्छा रिटर्न भी मिले और रिस्क भी उसका थोड़ा कम हो? देखिए, पहला और जो दूसरा बकेट है उसके बारे में कुछ नहीं किया जा सकता, वहाँ पे आपको रिटर्न मैक्सिमाइज नहीं करना चाहिए।
और जो तीसरा बकेट है लॉन्ग टर्म का, जो जिस पैसे से आपको लंबे समय में रिटर्न चाहिए और उस रिटर्न से आप अपना इनकम डिराइव करेंगे, क्योंकि जो पैसे की ज़रूरत आपको अगले महीने है, इसी सप्ताह है, उसके बारे में कुछ नहीं किया जा सकता है। उसको अपने जेब में रखना चाहिए, बैंक में रखना चाहिए, सेविंग्स अकाउंट में रखना चाहिए, या अगर वो ज़्यादा रकम है तो लिक्विड फंड में रखना चाहिए। जो पैसा 1-2 साल में चाहिए वो आप ज़्यादा से ज़्यादा किसी ऐसे फंड में लगा सकते हैं, कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड में, जिसमें कि पैसा आपका कभी बहुत नुकसान नहीं होगा और ज़्यादा रिटर्न भी नहीं मिलेगा, लेकिन आपका पैसा डिपॉजिट से ज़्यादा रिटर्न दे पाएगा और वो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल हो सकता है अगर वो बड़ी रकम है तो। ये जो तीसरा बकेट है यही आपके लिए इंतज़ाम कर सकता है कि आप महंगाई दर बढ़ता रहे और आपकी आमदनी भी बढ़ती रहे। अगर आपके पास जो भी रकम है उसको तीसरे बकेट वाला उसको लगाइए, वहाँ पर से एक कंजर्वेटिव विड्रॉल रेट रखिए। कोशिश कीजिए कि शुरुआत के साल में आप 4% से ज़्यादा ना निकालें और उतने में ही आपका काम हो जाए, और उसका बंदोबस्त आपको पूरे काम करने वाले सालों में आपको करना पड़ेगा। आपको इतना पूंजी इकट्ठा करना पड़ेगा कि शुरुआती साल में 4% रिटर्न से आपका साल भर का काम हो जाए। और अगर आप इतना कर लेते हैं तो उससे जो ज़्यादा मिलने वाला रिटर्न है उससे आपका कैपिटल बढ़ जाएगा और फिर महंगाई दर के साथ आप अपनी आमदनी भी बढ़ा सकते हैं विड्रॉल रेट को बढ़ाते हुए, या विड्रॉल रेट नहीं भी बढ़ाएं, आपकी पूंजी बढ़ती जाएगी और आपका विड्रॉल का स्केल बड़ा हो जाएगा। आप कई बार सर रीबैलेंसिंग का भी जिक्र करते हैं ऐसे इस तरह के उसमें, क्या आप ये बता सकते हैं हम लोगों को कि रिटायरमेंट के दौरान रीबैलेंसिंग इतना ज़रूरी क्यों हो जाता है? रीबैलेंसिंग ज़रूरी इसलिए है क्योंकि आपके पास केवल यही एक ज़रिया है जिसमें कि आप काफ़ी कंट्रोल्ड रिस्क में आप अपना रिस्क कम कर पाते हैं और इस बाज़ार के पागलपन का फ़ायदा उठा पाते हैं, क्योंकि बाज़ार तो ऐसा ही रहेगा, हर साल 10-15% बढ़ेगा भी और गिरेगा भी। हर साल बाज़ार का जो हाईएस्ट पॉइंट है और लोएस्ट पॉइंट है उसमें 10-15% का अंतर आमतौर पर रहता है। और इस अंतर की वजह से अगर आप आधा इक्विटी आधा डेट का भी एलोकेशन फॉलो करते हैं तो वो कभी 60% हो जाएगा, कभी 55 हो जाएगा, और इसको सस्ता खरीदना महंगा बेचना ये हमेशा काम आता है, लेकिन हम आमतौर पे उल्टा करते हैं। तो रीबैलेंसिंग से आप ये कारगर तरीके से कर पाएंगे। अच्छा सर, सबसे आखिर में हम लोगों को ये बता दीजिए कि जो लोग बकेट स्ट्रैटेजी अपनाना चाहते हैं उनके लिए आपकी एक सबसे इम्पोर्टेंट सलाह क्या होगी, सबसे ज़रूरी बात जो उनको ध्यान रखनी चाहिए? नहीं, एक तो ये स्ट्रैटेजी फॉलो कीजिए, क्योंकि आप इसके पहले निर्धारित करें कि आपको पैसा लगाना कहाँ है, कितना रिस्क लेना है, कितना नहीं करना है, कहाँ लग के स्टॉक खरीदना है, फंड खरीदना है। लोग बहुत चीज़ों के बारे में चिंतित रहते हैं। सबसे पहले तो ये निर्धारित कर दीजिए कि आपका पैसा कितने दिन का है। जी, ये इसके लिए कोई सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ नहीं है, ये एक पहला कदम है आपके लिए कि इन्वेस्ट करने के पहले आप अपने आप से सवाल पूछिए कि इस पैसे को कितने दिन के लिए आप स्पेयर कर पाते हैं, और इस सवाल का जवाब जब तक नहीं मिले तब तक आगे किसी को बताइए मत कि इस पैसे को लगाना है। जी, क्योंकि सारी इन्वेस्टमेंट की सारी गलती की बुनियाद यही होती है कि आप अपना एक्सपेक्टेशंस कुछ और रखते हैं और उसका कोई आधार नहीं होता और आप निराश होते हैं। बहुत धन्यवाद सर इस टॉपिक को इतनी आसान भाषा में हम लोगों को समझाने के लिए। धन्यवाद आपका अमित। और देखिए, सबसे आखिर में जो मेरा टेक अवे है इस एपिसोड से कि रिटायरमेंट प्लानिंग एक बोझ नहीं है, एक अच्छी रणनीति के तहत आप अपनी रिटायरमेंट को अच्छे से प्लान कर सकते हैं। और 3 बकेट स्ट्रैटेजी के बारे में जो आज बातें इस एपिसोड में हुई हैं उसको बार बार देखिए, समझिए और फिर आगे बढ़िए। और उसके बाद अगर कोई प्रश्न फिर भी बच जाता है तो हमें कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर भेजिएगा, और अपने प्रश्नों के उत्तर के लिए वैल्यू रिसर्च हिंदी को आज और अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। और सबसे आखिर में, देखने वालों की संख्या बढ़ रही है तो हमारे प्रोग्राम्स को और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए और शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।